नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सक्सेस की 98 में। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम के 5 बजे जनरल साइंस की क्लासेस। जी हाँ, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ये टॉप 20 जो क्यूज है आपके पार्ट 7 में लेकर आए हैं फिर आज। और हम देखते हैं आज का ये पहला सवाल क्या है। उससे पहले हम बता दें कि ये सामान्य विज्ञान की क्लास आपको संध्या 5 बजे मिलती है। और जिन बच्चों को अच्छा लगे उस चैनल प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्यूज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पहला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर बना रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस या वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आंसर नीचे जाके आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को आंसर कमेंट करना है वो प्लीज कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस क्यूज में बने रहिए। इसका आंसर है बच्चे इट्स डी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट, एक जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना किसी आदमी में, वो क्या नहीं कर सकता है ये बताना है आपको। सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, देखो कलर ब्लाइंडनेस होता है पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सी द ब्लैक कलर, तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको सिर्फ ब्लैक ही कलर दिखता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सर्टेन कलर। तो यहाँ पे अगर बात करें सर्टेन कलर्स की तो ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो आंसर आपका है सी, इट्स सी, ठीक है। अगला सवाल है अ मिराज अकर्स बिकॉज ऑफ, एक मिराज बनता है किसके कारण। रिफ्लेक्शन ऑफ द हैंड, हॉट ग्राउंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द लेयर ऑफ एयर, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, या डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो आंसर है बच्चे इट्स बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द लेयर ऑफ द एयर। जी हाँ, हवा के परतों के द्वारा कुल आंतरिक प्रतिबिंब के चलते मिराज का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा अ रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज, ड्राइविंग करते समय हम जो साइड मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा मिरर होता है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर इन्वर्टेड, ठीक है। तो समतल, अवतल या उत्तल या फिर उल्टा हुआ। तो आंसर है बच्चे इट्स कॉन्वेक्स लेंस। जी सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ये होता है जिसमें कि हम दूर की चीजों को पास देख सकते हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं को हम पास में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये मिरर वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया भी था फिजिक्स की क्लास में। जिन बच्चों को देखना है वो प्लीज जाकर देख सकते हैं एजुकेशन के 86 के चैनल पे आकर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा अ पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक पेरिस्कोप वर्क होता है जिसका सिद्धांत क्या है ये बताना है आपको। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। तो आंसर है बच्चे इट्स बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हाँ, कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो बनता है ये किसके इसमें पेरिस्कोप के प्रिंसिपल में ये दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आप भी आंसर साथ साथ कमेंट करते रहिए सभी बच्चे, क्योंकि क्यूज में अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और उसका आंसर नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन याद नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार आप लोगों को कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और साथ साथ आंसर कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जुड़ना चाहते हैं प्लीज मत देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फालतू के कमेंट यहाँ पे ना करें। सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटेशन, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाइफोकल। अस्थिरता के दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंसों में से उपयोग किया जाना चाहिए। अस्थिरता होता है, देखो अस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये एक आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है। तो इसको हम यूज मतलब सही करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, कौन से लेंस का, तो वो है बच्चे सिलेंड्रिकल लेंस। जी हाँ, बेलनाकार लेंस जो होता है उसका यूज करते हैं। देखो आंसर ए है इसका, सही है, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी के फूलने का कारण क्या है, कौन सा गैस के चलते रोटी फूलता है। ये तो आंसर आप सभी से बनता है देना, ठीक है। आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर इसका,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है, 2009 के पेपर में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, सीजीएल के। आंसर है बच्चे इट्स सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि द मेटल कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन द सिंदूर और कुमकुम इज बेस्ड ऑन, जो एक मेटल एक प्रकार का कंपाउंड है जो, ठीक है, मेटल कंपाउंड कौन सा है जो सिंदूर और कुमकुम में पाया जाता है, तो वो टीन है, लेड है, कॉपर है या जिंक है। तो देखो ये बच्चे शीशा कहलाता है, यानी कि लेड जो होता है ना, ये मिलता है हमें कुमकुम और सिंदूर में, ठीक है, उनमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके चलते ये लेड पाया जाता है। और लेड जो होता है ना, इसे आगे और क्वेश्चन है, ये वातावरण को बहुत दूषित करता है, इससे लंग्स कैंसर भी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहे करें। शहर में अगर घूमते हैं ज्यादा आप तो मास्क लगाकर घूमें, क्योंकि पॉल्यूटेड शहर में ये ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ी रहती है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन आ ही गया, which among the following element metal pollute the air of the city having a large number of the automobiles। तो ऑप्शन है कैडमियम, लीड, क्रोमियम, निकल। तो आंसर है इट्स बी, जी हाँ, लीड। लीड के चलते जो वायु प्रदूषण में इनकी मात्रा बढ़ी रहती है, जी हाँ, इनसे बच के रहना चाहिए आपको, और इससे बहुत ही ज्यादा कैंसर होने का खतरा भी होता है, जी हाँ। 10वां क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टरों में से मॉडरेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ओजोन, हैवी हाइड्रोजन, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसके आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओजोन है, भारी हाइड्रोजन है या भारी वानी। तो आंसर बच्चे इट्स सी, हैवी वाटर। जी हाँ, परमाणु रिएक्टरों में हैवी वाटर का यूज होता है। चलिए अगला सवाल है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड द सल्फर कॉल्ड। ये बताना है, केमिस्ट्री से देखो क्वेश्चन आ चुका है, पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण क्या है, तो वो है बच्चे इट्स डी, गन पाउडर कहलाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला सवाल है कि स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोइल इन वाटर कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व युक्त पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं इसको, इस स्टडी को, ठीक है, जो बिना मिट्टी के पौधे जन्म बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर में अपने अगर मनी प्लांट कभी लगाया होगा तो ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, मनी प्लांट का, ठीक है, इसी स्टडी में किया जाता है, इसकी स्टडी इसी में की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। चलिए स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एगनिंग, ठीक है, उम्र की प्रक्रिया को क्या स्टडी करते हैं, तो ये इसको कहते हैं वृद्धावस्था। जी हाँ, जेरोनोटोलॉजी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, जेरोनोटोलॉजी। चलिए आंसर है हमारा ए। और अगला सवाल है कि एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग, वार्षिक अंगूठी की गणना करके वुडी यानी कि लकड़ी संयंत्र की उम्र का अनुमान। या देखो क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसलेट हो गया है बहुत ज्यादा, इसका सिंपल बताता हूँ कि मान लो सपोज कोई वृक्ष है, ठीक है, और ये इस वृक्ष के उम्र को पता लगाना हो तो कैसे पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस उम्र को पता लगाने के लिए आपको इसकी छाल के द्वारा, जो पेड़ों के छाल होते हैं इसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सी है आंसर। और इसको हिंदी में कहते हैं वृक्ष वल्य कालक्रम, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which passively float on the surface of water is called। माइक्रोस्कोपिक जीव को पानी की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरता है, इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जो प्लैंक्टोन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टोन्स या फाइटोप्लैंक्टोन्स, ठीक है। तो ये आंसर है बच्चे बोथ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ये दोनों ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर सी है। अगला सवाल है, देखिए आप भी साथ साथ आंसर कमेंट करते रहिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं ही सिर्फ
क्वेश्चन का आंसर आपको बताता जा रहा हूं। आप आंसर वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया जा रहा है वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। या फिर आप इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको सक्सेस की 98.in पे व्यवस्था हो जाएगी इसकी, ठीक है, वहां पे डाल दिए जाएंगे। तो एक्सोबायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसकी? पृथ्वी पर जीवन मौजूद, अंतरिक्ष और अन्य ग्रह उपग्रह के जीवन पाया जाता है उसके बारे में, जीवित प्राणियों की बाहरी संरचना या पृथ्वी वायुमंडल की दूसरी परत के जीव के मौजूद हैं या नहीं। तो आंसर है बच्चे इट्स बी, यानी कि अंतरिक्ष और अन्य उपग्रहों पे जीवन है या नहीं, ये जानने के लिए हम एक्सोबायोलॉजी के स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लोरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर, जो फूलों के पौधे निश्चित रूप से किस ग्रुप में होते हैं, समूहित होते हैं। तो ऑप्शन है आपके फेनेरोगाम्स, क्रिप्टोगाम्स, पेट्रीड्रॉप्स या बायोफेटस। तो आंसर है बच्चे इट्स ए, फेनेरोगैम्स, ठीक है, याद रखिएगा ये आंसर है आपका ए। जो फूलों के पौधे होते हैं उनको एक निश्चित एक ग्रुप में डालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। 18 क्वेश्चन है कि रेड लाइट इज यूज्ड फॉर द सिग्नल बिकॉज इट हैज, रेड नाइल सिग्नल का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है इनकी। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे भी हम लोग ज्यादातर जो स्टॉप के लिए जो लाइट यूज करते हैं वो रेड कलर का ही होता है, और ट्रैफिक में भी हम जब भी यूज करते हैं तो रेड कलर ही यूज करते हैं स्टॉप के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी तरंगे हैं वो बहुत ही तेज होती हैं और लंबी होती है, दूर तक जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द गैस विच इमिट्स फ्रॉम द राइस फील्ड। अब देखो जब चावल की खेती जिस खेत पे होती है उस खेती से कौन सा गैस फॉर्म होता है, निकलता है? तो इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या उपयुक्त सभी। इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से नीचे जाके कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है ये सवाल। तो आंसर है बच्चे इट्स मीथेन गैस, ठीक है, याद रखिएगा मीथेन गैस। अगला और सवाल है हमारा कि माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, हम लोग माइकोलॉजी में पढ़ते हैं फंगी के बारे में। जी हाँ, जो कवक के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग माइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की शाखा में, ठीक है। तो आंसर है बच्चे इट्स ए। चलिए, तो आज के इस क्यूज में जिन बच्चों ने 20 में से एटलीस्ट 18 या 17 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो उनकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। और मैं चाहता हूं कि ये देखो अभी 1 से 6 तक का क्यूज हुआ है, आज 7वां क्यूज था, तो ये 7 क्यूज इनफैक्ट बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके रहते हैं आपके वो, और जो आने वाले हैं उनसे भी कुछ नए क्वेश्चन रिलेट रहते हैं वो। तो प्लीज क्वेश्चन को याद कीजिए, पीडीएफ को याद कीजिए, याद करके देख के या वीडियो देख के ही याद कीजिए, ठीक है, पर कुछ तो कीजिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ आज बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल।